हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ये भी आशा करते हैं कि आपने पीछे का जो भी मैंने पढ़ाया है आप पढ़ के आ रहे होंगे। आज हम केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेस्ट एक थ्योरी लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है बच्चों VSEPRT, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये इतनी जबरदस्त है कि हमें हर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाना सिखाएगा। अब जैसा नाम है वैसा काम भी होगा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। अगर धीरे धीरे रिपल्शन होता जाएगा तो वो अपने आप को कहां पर एडजस्ट करेगा ये बता पाएगा। जैसे कि आपने हम पिछले के लेक्चर में सीखे हैं स्मूइश डॉट स्ट्रक्चर, और स्मूइश डॉट स्ट्रक्चर के साथ बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर बनाना सीखे थे, बट एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल शेप उसको प्रोवाइड नहीं कर पाए थे। जब एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं दिया बच्चों तो हमें उसको एक शेप प्रोवाइड करना था। और जब शेप प्रोवाइड करना है तो वैसे सिचुएशन में हम एक थ्योरी लेकर आते हैं। अब यहाँ पर से देखो, हमने हर लेक्चर के अंदर कुछ पार्ट्स लिखे हैं केमिकल बॉन्डिंग से जो हमारे जीवन से रिलेट करता है। उसमें लिखे जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन पेयर्स कीप मैक्सिमम डिस्टेंस टू रिड्यूस रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है उसके बीच में रिपल्शन होता है और उस रिपल्शन को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन अपने में दूरी बना लेती है। तो जहां भी तुम्हारे जीवन में इन लाइफ टू कीपिंग स्पेस एंड बैलेंस अवॉइड अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट, और अपने लाइफ में भी उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जहां पर मुझे कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस लगता है, विवाद होने की चांसेस लगती है, जहां पर मुझे लगता है कि लड़ाई हो सकती है, वहां पर से अब दूर करना चाहिए। तो हमें केमिकल बॉन्डिंग से लाइफ जीने का कुछ मैसेज मिलते हैं, तो हमें वो चीजें अपनाते रहना चाहिए। और हम हर लेक्चर में हम ये बातें बताते हैं। तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन पेयर्स कीप मैक्सिमम डिस्टेंस टू रिड्यूस रिपल्शन इन लाइफ। हमें इलेक्ट्रॉन की तरह ही जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होते हैं पेयर में, हमें वहां पर क्या होता है, रिपल्शन को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन दूर भाग जाती है। वैसा ही हमारी लाइफ में हमें स्पेस और बैलेंस बना के रहना चाहिए। जहां पर अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, अननेसेसरी विवाद हो रहे हैं, वहां से हमें दूर होनी चाहिए और हमें वहां पर बैलेंस बनानी चाहिए। बच्चों क्या कहता है कि VSEPRT थ्योरी इसी सिद्धांत पे चलता है। वहां पर भी इलेक्ट्रॉन अपने आप को बैलेंस करना चाहता है। इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन होती है और रिपल्शन होने के कारण से वो मैक्सिमम डिस्टेंस गेन करना चाहता है जिससे उसका एक फिक्स ज्योमेट्री उसको मिल सके। चलिए नेक्स्ट गो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं VSEPRT थ्योरी। आप एनसीईआरटी नहीं करेंगे बैठे बच्चों, एनसीईआरटी ही हम करेंगे, 9/9 एनसीईआरटी करेंगे। हमारे जो भी पीपीटी है वो सब एनसीईआरटी से है। एक 9 एनसीईआरटी हम लेके के चल रहे हैं। जिस भी बच्चे का इस बार नीट एग्जाम है या फिर जे मेन एग्जाम है, ये नीट एग्जाम और जे मेन एग्जाम में पूरी की पूरी एनसीईआरटी आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और आपको एनसीईआरटी की 9/9 समझ आनी चाहिए। और इसीलिए हमारा ये जो सीरीज चल रहा है बच्चों वो एनसीईआरटी की 9/9 चल रहा है। इसमें आप एनसीईआरटी पढ़ना ना भूलें। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होता तो हम उसे सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम यहाँ पर समझाने वाले हैं। चलिए हमें सबसे पहले यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं VSEPRT, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब मुझे पता है कि हमने जब बॉन्डिंग लुईस स्ट्रक्चर बनाना सीखा था तो बच्चों उसमें क्या था कि हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाते समय सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज किए थे, और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ही हम जब ओवरलैपिंग करवाए थे तो कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया था। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता है उसे लोन पेयर कहते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम अगर VSEPRT में एटम्स के अंदर हम दो तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर को पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना क्या कहे हमने कि किसी भी एटम्स के अंदर, किसी भी
एटम्स के अंदर दो तरीके का इलेक्ट्रॉन पेयर मिलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो होता है बॉन्ड पेयर। क्या होता है बच्चों? बॉन्ड पेयर। और एक जो होता है वो होता है मोड पेयर। तो एटम्स के पास है ना क्या होता है, एटम्स जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो एटम्स के पास दो तरीके का बॉन्ड है। कौन कौन बॉन्ड है? एक है बॉन्ड पेयर। क्या है? बॉन्ड पेयर। और दूसरा क्या बच्चों? मोड पेयर। वो बॉन्ड पेयर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन participate in formation of covalent bond. Electron participates in formation of covalent bond. तो participates in formation of covalent bond है ना। तो covalent bond बनाने में जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं उसे? बॉन्ड पेयर। यहाँ बच्चे यहाँ है मून पेयर। मून पेयर होता है किससे? जो बच गया। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड मून पेयर। तो सर जिसकी शादी हो गया, घर में याद रखना, अगर मांगो 4 भाई बहन है ना, तो जिस भाई बहन का शादी हो गया वो हो गया बॉन्ड पेयर, एक जोड़े में आ गए। जिसकी शादी नहीं हुआ वो मून पेयर। अब मानो 4 भाई बहन है, 4 भाई है, 4 भाई में 2 भाई की शादी हो गया, तो 2 भाई की शादी हो गया तो हो गया 2 को बॉन्ड पेयर, बंधन में जुड़ गया वो। और जिस 2 भाई की शादी नहीं हुआ तो 2 तो पेयर होता है ना, तो ये दोनों पेयर क्या है? मोल पेयर है। समझ में आ गया? तो वैसे ही एटम्स में है, जब ये आपस में जुड़ गया तो जो जुड़ गया वो बॉन्ड पेयर, जो नहीं जुड़ा मोल पेयर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which doesn't participate in formation of bond। अब जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया है ना, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया बच्चों वो क्या कहा जाएगा? आपका मोल पेयर। और जिसने बॉन्ड बना लिया वो क्या कहा जाएगा? आपका बॉन्ड पेयर। समझ में आ गया आपका कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है। अब इस मोल पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन चलती है। हाँ क्या चलता है? रिपल्सन चलता है। अब इस रिपल्सन के कारण से धीरे धीरे क्या होता है? डिस्टेंसेस मेंटेन करने लगते हैं और एटम एक शेप लेने लगता है, सॉरी मॉलिक्यूल से क्या करने लगता है? शेप लेने लगता है। तो बच्चों यहाँ से क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल्स का हमें क्या होता है? शेप मिलना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से आप साथ साथ में कॉपी कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे क्या होगा हमें आसान होगा। और अपने दोस्तों में भी ये शेयर कीजिएगा है ना कि भाई एनसीईआरटी चल रही है, आप जाके देखो, फायदा कर जाएगा। सजेशन लेना है तो अपने से सजेशन लेंगे, अपने फ्रेंड को भी आगे बढ़ाते चलेंगे है ना। जब फ्रेंड अगर आपके लाइफ में सिर्फ आप सक्सेस होते हो ना, तो बुरा तब लग जाती है कि हम तो सक्सेस हो गए और हमारा फ्रेंड वहीं रह गया। अगर आपके साथ साथ आपके फ्रेंड भी सक्सेस होते हैं तो खुशी दुगनी हो जाती है ना। इसलिए इस चीजों का शेयर आप अपने फ्रेंड में भी कीजिए, जो क्या करे कि वो भी पढ़ के आपके साथ सक्सेस। और जब दोनों फ्रेंड सक्सेस होंगे ना तो फिर क्या होगा? जिंदगी का मजा ही कुछ और होगा। नहीं तो बाद में अगर आप सक्सेस हो गए, फ्रेंड सक्सेस नहीं हुआ, फिर वहां से वो फ्रेंड जो सक्सेस नहीं हुआ ना वो बात भी नहीं करेगा आपसे। उसको लगेगा, उसको अपने मन में, तुम्हें कुछ नहीं लगेगा बट उसके अपने मन में लगेगा कि चलो वो इतना बन गया, हम कुछ नहीं बने, कैसे उससे बातें करें। तो ऐसी समस्याएं आ जाती है। इसलिए क्या होगा, आप अपने फ्रेंड को भी बताइए कि भाई तू भी निकल गए हाँ यहाँ से। चलो इसके बाद बात करें यहाँ से, कहता है कि मूविस कॉन्सेप्ट के अनुसार से, हमने अभी जो बताया कि मूविस कॉन्सेप्ट के अनुसार से हम किसी मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री क्या कर सकते हैं? नहीं दे सकते, तो उसका शेप नहीं दे सकते। हमने बॉन्डिंग बना लिया, शेयरिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, कैसा शेप होगा ये नहीं पता चला मुझे। तो देखते हैं नोट्स बना लेना इससे। BSc Practice provides simple procedure to predict the shapes of covalent bond।
VSEPRT एक ऐसा प्रोसीजर मतलब एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी मॉलिक्यूल्स का शेप दे सकते हैं। तो हमने जो मूविस का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए बच्चों, उस मूविस के कॉन्सेप्ट से हम कोवैलेंट बॉन्ड बनाना सीख लिए थे, ओवरलैपिंग करना सीख लिए थे, मतलब कैसे शेयर करता वो बातें कर लिए थे। लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि किसी मॉलिक्यूल्स का शेप कैसा होगा। हाँ, बॉन्ड एंगल बॉन्ड की बातें हमने किया, बट हमें शेप नहीं पता चल रहे थे। एक्स-रे डिफ्रैक्शन करके किसी मॉलिक्यूल्स का शेप पता किया जा सकता है, तो उस शेप के बारे में जानने की कोशिश है बच्चों। प्रपोज्ड बाय सिडविक, है ना, सिडविक एंड पॉवे इन 1940 में। इनके आने के बाद क्या होता है, केमिस्ट्री की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन आता है। और केमिस्ट्री की दुनिया में क्या होते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का शेप के बारे में सोचा जाने लगता है। इसके पहले तक वो भी क्या करते हैं, शेप के बारे में नहीं बात कर रहे थे, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे थे, बट शेप के बारे में बात नहीं कर रहे थे। इट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय निंगहोम और जिलेस्पी। इन्होंने 1957 में इन्होंने क्या कर लिया, ये VSEPRT थ्योरी लेकर आए। तो शुरुआत में कौन लेके आए, सिडविक और पॉवेल ने लेके आए। उसके बाद इसे फिर से डेवलप करते हैं जिलेस्पी और निंगहोम, जो क्या कहते हैं 1957 में करते हैं। एक अच्छी कहानी है, कहता है इट इज बेस्ड ऑन रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ द एटम। ये जो पूरी कहानी है वो इसी बेस पे है कि कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन क्रिएट होता होगा। ऐसे में हमने शुरुआत में बता दिए कि एक एटम्स जब वो बॉन्डिंग बनाता है तो सभी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस से समझते हो ना, आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसका सारा एटम का मतलब सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, बार बार ढूंढने में। तो जो करता है वो बॉन्ड पेयर है, जो नहीं करता है वो मोन पेयर है। तो यही कह रहा है अब उस बॉन्ड पेयर और मोन पेयर के बीच में रिपल्सन होंगी, तो वो दूरियां बनाएगी। जहां रिपल्सन होते हैं वहां दूरियां बन जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ दूरियां क्रिएट होगा। तो आपने देख लिया यहाँ से, है ना, यहाँ से क्या होगा, कुछ दूरी क्रिएट होगा। अब यहाँ से देखेंगे पोस्टुलेट्स और VSEPRT थ्योरी क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। VSEPRT थ्योरी के बारे में हमने शुरुआत में देखा क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि मूविस का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था उसमें शेप नहीं पता चला था कि कौन सा शेप है, लीनियर है, ट्रायगोनल प्लेनर है, स्क्वायर पिरामिडल है, टेट्राहेड्रल है, या किस शेप में है, नहीं पता चला मुझे। तो चलो आज कहता है कि द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। हम क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर पे के ऊपर ही हम डिपेंड करेंगे कि उसका शेप कैसा बनने वाला है। Pair of electrons in the valence shell repel one another since their electron counts are negatively charged। क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन्स होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन काउंट्स होता है वो एक तरफ जो जमा होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, चांस उस पर क्या आते हैं, नेगेटिव। कहता है पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर, है ना, since their electron counts are negatively charged। अब रिपल्सन के कारण से, जैसे अगर मान लो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर मान लिया जाए ये एक कोई एटम है, अब इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्सन हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाना शुरू करता है। जब इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाना शुरू करता है तो इधर एक कमाउट ज्यादा हो गया, इधर कमाउट ज्यादा हो गया। अब जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा उधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा वहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यही कहता है कि यहाँ से क्या हो जाती है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो समझ में आ गया, रिपल्सन के कारण से इलेक्ट्रॉन दूर भाग जाएंगे और दूर भागने के कारण से बच्चों वहां पर क्या हो जाएगा, रिपल्सन के कारण से चार्ज डेवलप हो जाएगा। The valence shell is taken as sphere with the electron pairs democalizing on the spherical surface of maximum distance from one another, minimize the repulsion। यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से कह रहा है बच्चों कि क्या होगा, यहाँ से कह रहा है कि अगर कोई एटम स्फेरिकल है, कह रहा है कि द वैलेंस शेल इज टेकन एज अ स्फीयर। ऐसा मानो कि वैलेंस शेल एक स्फेरिकल है, द इलेक्ट्रॉन पेयर मोकनाइजिंग ऑन द स्फीयर, और इसके ऊपर ही इलेक्ट्रॉन पेयर मोकनाइज होगा, ठीक है, सरफेस एट द मैक्सिमम डिस्टेंस। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन के कारण से अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाएगा, एक इधर देगा तो इधर देगा, मुंह फुमाए बैठे रहेगा अपोजिट में, भाई हम तुमसे नहीं तुम हमसे नहीं, है ना, क्योंकि दोनों में झगड़ा हो चुका है, रिपल्सन हो चुका है। तो रिपल्सन होने का मुंह फुमा के कुछ साइड बैठा हुआ है, किस साइड बैठा हुआ, दूरी बना के बैठा हुआ है ना। तो कहता डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर टू मिनिमाइज द रिपल्सन। जितना दूरी बना के रखेंगे वहां रिपल्सन उतना कम होगा, कंफ्लिक्ट कम होगा, इलेक्ट्रॉन भी
ऐसा ही सोचता है कि भाई जहां पर रिपल्सन हो रहे हैं वहां से दूर ही रहो, है ना, ऐसा सोचते हैं। ये सब कौन कह रहे हैं? ये सब हमारे सिडविक और पॉवेल जो थे उनकी कहानी था। क्या कहते हैं बच्चों यहाँ से कि दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू ऑक्युपाई सच पोजीशन इन स्पेस दैट मिनिमाइज रिपल्सन एंड thus मैक्सिमाइज सेपरेशन बिटवीन देम। क्या कहता है, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी पोजीशन स्पेस मिल जाती है जहां पर जब तक रिपल्सन कम ना हो तब तक ये क्या होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं, और उसके बीच में सेपरेशन आते जाता है, दूरियां बढ़ती चली जाती है। हाँ, जितना ज्यादा रिपल्सन सेपरेशन उतना ज्यादा हो, गहरी दुश्मनी दूरी ज्यादा, है ना, कम दुश्मनी है थोड़ा मिलते जुलते रहेंगे। A multiple bond is treated as single electron pair and the 2 or 3 electron pair of a multiple bonds are treated as a single super pair। कहता है एक जब मल्टीपल बॉन्ड आएगा, ये मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड जब बॉन्ड की संख्या दो एटम के बीच में क्या हो जाती है, एक से ज्यादा हो जाती है, तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब जो आता है बच्चों ये मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। कहता है ट्रीटेड है, ये ट्रीटेड करता है किसकी तरह, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह। तो इतना को हम एक ही पेयर की तरह बिहेव करवाएंगे, होता तो है 3 पेयर। कहता एंड द 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज ए सिंगल सुपर पेयर। अब देखो यहाँ पर एक पेयर हो गया, हर बॉन्ड में एक पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ भी एक पेयर हो गया, एक पेयर, तो 2 से 3 पेयर, यहाँ पे देखो 2 पेयर हो गया, लेकिन इसको एक सुपर पेयर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सुपर पेयर, और एक ही पेयर की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ गया? तो बॉन्ड को एक ही पेयर की तरह रखना है, किसकी तरह रखना है? एक ही पेयर की तरह रखना है, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह रखना है। होता तो है 2 से 3 पेयर, देखना एक ही पेयर होगा। आगे कहता है where 2 or more resonance structure are represented a molecule the VSE pair model is applicable to any such structure। हमने क्या कहा कि जब हमने where 2 or more resonance structure, जब resonance structure हम 2 या 2 से ज्यादा बना के हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में, कैन रिप्रेजेंट ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का 2 या 2 से ज्यादा रेजोनेंस आ सकते हैं। द VSEPR मॉडल इज एप्लीकेबल टू एनी सच स्ट्रक्चर। VSEPR किसी के में भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक पे काम करे। तो जब एक ही मॉलिक्यूल का कई स्ट्रक्चर हम बना रहे होंगे उस पर VSEPR काम करता है। समझिए, ये कहानियां है, ये कहानियां आपको आप सुन करके छोड़ सकते हो। हम मॉडल जब बनाना शुरू करेंगे, सेट बनाना शुरू करेंगे, तब होगा। ये एनसीईआरटी की कहानियां थी, और इस कहानी को थोड़ा आप स्क्रैप करके निकाल सकते हो, है ना, मतलब स्क्रैप करके नहीं, सुन करके छोड़ देना, दोबारा रिवीजन नहीं डालनी है। अब कहता था रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। अब देखोगे बच्चों, देखोगे थोड़ा, अगर मान लिया जाए मेरे पास H2 है, मेरे पास H2O है, अब इस H2O में अगर हम मुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, मुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8, इसके कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 हो जाएंगे। अब इसके बारे में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4 और 6 हो गया। इसने हाइड्रोजन के साथ रिलेशन बनाया। चलिए भाई, हाइड्रोजन से पूछो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 1 होता है। इसके बाद में एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के बाद, यहाँ भी हाइड्रोजन के बारे में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसने क्या किया, इसके साथ शेयर किया, जब इसके साथ बच्चों शेयर किया, तो शेयर करने से यहाँ क्या बनता है कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 मोल पेयर और इधर H और इधर H बनता है, इस टाइप से बन गया। तो देखो ये दोनों तो आपस में जुड़ गया, इसकी शादी हो गई, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की यहाँ शादी हो गई। ये दोनों फ्री फ्री है, और फ्री में झगड़ा ज्यादा होता है, तो ये दोनों रिपल्सन काफी ज्यादा करेगा, मोल पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा। अब सोचिए यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, एक पेयर, यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब इसके बीच में भी झगड़ा होगा, बट थोड़ा कम, इसके बीच में भी होगा, बट थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहाँ पर बीजी है इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन बीजी रहेगा बॉन्ड बनाने में, क्यों रिपल्सन करेगा, उसको अपने से छुट्टी नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा रिपल्सन कम होता है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये 2 एटम के बीच में बट गए। अब ये एक ही एटम के ऊपर पड़ा हुआ, तो वहां पर रिपल्सन थोड़ा ज्यादा होगा, तो बॉन्डेड पेयर के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम होता है। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होता है,
बॉन्ड पेयर मोन पेयर उससे ज्यादा रिपल्सन करता है, और अगर बेले बैठे हुए हैं मोन पेयर तो वहां और ज्यादा रिपल्सन होता है। तो देखो बच्चों, कहता है कि मोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है, फिर मोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन सबसे कम होता है। तो याद रखेंगे क्या होता है, मोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, फिर क्या होगा बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, और फिर क्या होगा बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा। तो समझना कि आपको बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपल्सन यहाँ पे होते हैं। तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। क्या होगा बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और क्या होगा बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम हो जाएंगे बच्चों। तो चलें यहां तक आगे बढ़ते हैं। चलो, ये क्या कहता है कि भाई मोड पे रिपेयर मोड्स, क्यों मोड पे रिपल्सन ज्यादा करता है, तभी तो बताए थे, है ना। क्या होता है, while the mode pair are localized on the central atom, whereas each bonded pair is shared between two atoms. क्या कह रहा है, जब मोड पेयर जो होता है वो सेंट्रल एटम पर होते हैं, तो वहां पर जो बॉन्डेड पेयर है वो दो, देखो अब मोड पेयर कहां पर, अभी तो बैठे थे वो एटम पर ही बैठा हुआ था, तो एटम पर बैठा हुआ था तो वहां पर रिपल्सन ज्यादा हुआ, और जो बॉन्ड पेयर है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गया दो एटम के बीच में। तो ये कह रहा है कि मोड पेयर जो होता है वो होता है सेंट्रल एटम के ऊपर, जबकि क्या होता है जो बॉन्डेड पेयर होता है वो दो एटम के बीच में शेयर होते हैं। तो अगर शेयर होगा तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा, दो के बीच में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब अगर शेयर नहीं हुआ तो वहीं पर बैठा है, अब वहीं पर बैठा है तो रिपल्सन ज्यादा तो होगा ही होगा, हाँ रिपल्सन ज्यादा होगा ही होगा। लेकिन अगर शेयर हो गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा तो सिंपल सी बातें है बच्चों कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा तो रिपल्सन घटेगा। हाँ, तो ये पूछ रहा है कि क्यों मोल पेयर में रिपल्सन ज्यादा हुआ, क्योंकि मोल पेयर पहले बैठा हुआ था, अकेले बैठा हुआ था, है ना, वहां पे, इसमें रिपल्सन उसका क्या हो गया, ज्यादा हो गया। As the result, the mole pair of electron in a molecule occupies more space. कहता है इसका यहाँ पे क्या होता है कि अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो मोल पे ज्यादा स्पेस मिलेगा, क्योंकि अभी बताए थे मेरा एक ही रूम है, जो रिपल्सन ज्यादा करेगा उससे दूरी बना के रखेंगे। तो मोल पे रिपल्सन ज्यादा कर रहा तो मोल पे से सब दूरी बना के रखेगा, होगा मोल पेयर से सब दूरी बना के रखेगा। तो वही कहता है कि एज द रिजल्ट ऑफ मोल पेयर इलेक्ट्रॉन इन अ वैक्यूम ऑक्युपाइज मोर स्पेस, मोल पेयर ज्यादा स्पेस रखेगा एज कंपेयर टू द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड वाला थोड़ा रिपल्सन कम करता है तो वो थोड़ा नजदीक आएगा, तो यहाँ पर रिपल्सन थोड़ा कम करेगा। कहता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, बॉन्ड एंगल रिड्यूस। अब सोचो इधर से धक्का ज्यादा हो गया, यहाँ से धक्का ज्यादा देगा, जैसे सिंपल समझा दे तुम्हें अभी, NH3 है ना मेरे पास, चलिए जी NH3 हम बनाते हैं। ये मेरा नाइट्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक नाइट्रोजन चेंज करना तो वो चेंज हो गया, यहाँ से देखो कार्बन है बट नाइट्रोजन की मान के चलना है ऐसा है। अब यहाँ पे क्या है, एक मोल पेयर है, मोल पेयर कहाँ गया मेरा, ये दिख रहा है छोटा सा, ये देखो नहीं दिख रहा तो थोड़ा बड़ा होने लगता है, ठीक है। मोल पेयर हम समझाने के लिए बड़ा कर लेते हैं। अब देखोगे यहाँ से कि मेरा एक मोल पेयर हुआ, ये देख लेते हैं, रेड है ना, खतरे के निशान है मोल पेयर। अब देखो जी यहाँ पर क्या हो गया, ये तीन को बॉन्ड पेयर है, देखो एटम के ऊपर ही बैठा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हुआ, शेयर हुआ इसमें, तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, ये भी इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, ये भी इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, ये उसके माथे पर बैठ गया है, तो यार रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ये धक्का देगा ये सबको, ये तीनों को क्या करेगा, ये धक्का देगा, तो भाई रिपल्सन ज्यादा, इसके कारण से मोल पेयर के कारण से इस बॉन्ड पेयर पर रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ये इस तरह से आएगा, शुक्र का ये नीचे आएगा। अब ये जैसे नीचे आ गया तो सोचो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे, घटेंगे नहीं घटेंगे, पहले था इतना दूर पे, जैसे ये रिपल्सन करेगा फिर नजदीक आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, हाँ ना, क्या हो जाएगा, ये नजदीक आ जाएगा। अब ये जैसे नजदीक आएगा तो सोचो इसके बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे, घट जाएगा। अब अगर ये बॉन्ड एंगल घटा तो यहाँ पे रिपल्सन क्रिएट के कारण से घटा, इसी का नाम है VSEPR,
कि सर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना आउटरमोस्ट शेल में, अब देखो स्फेरिकल हमने कहा था, तो ये सारे एटम्स क्या है मुझे स्फेरिकल शेप में, देखो है ना स्फेरिकल शेप में, तो सारे एटम्स स्फेरिकल शेप में है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके बाहर का होते हैं। अब देखो ये नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन के ऊपर मोल पे प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ से धक्का देगा मोल, इधर धक्का दे दिया नीचे आ गया, तो ये सब सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा इसका घटेगा, हाँ बॉन्ड एंगल क्या होगा इसका घटेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे इसके बॉन्ड एंगल कम हो जाएंगे। यहाँ से देखो CH4 है, अब क्या है बच्चों CH4 है, अब हम इसमें CH4 बनाते हैं, चलो देखते हैं है ना, CH4 बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर CH4 बना रहे हैं, यहाँ से देखोगे ये मेरा CH4 है, ये CH4 है। अब इसके पास देखो बच्चों क्या है, इसमें क्या है कि एक भी लोन पेयर नहीं है, देखो सब सेंट्रल एटम से दूर दूर पे सबने शेयर कर लिया, तो यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं, तो यहाँ पर रिपल्सन थोड़ा कम होगा, तो यहाँ का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अब पिछले हम क्या कहते हैं माथे पर और बैठा दिए, तो वो डिब्बा आ गया लोन पेयर है ना, लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आ गया तो धक्का देगा, इसका बॉन्ड एंगल घटेगा, क्योंकि नीचे दब जाएगा, तो यहाँ क्या होगा लोन पेयर घटेगा। और यहाँ पर क्या हुआ था बच्चों, यहाँ पर लोन पे नहीं, यहाँ पर शेयर पे इलेक्ट्रॉन थे, और शेयर पेयर होने के कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा रिपल्सन कम हो जाएगा, तो रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो देखो उतना ही चीज यहाँ पर 1 2 3 4 गुण बनाया, 1 2 3 4 गुण बनाया, तो इसका 109 डिग्री है, इसका 107 डिग्री है, 2 डिग्री घट गया नहीं घट गया है, पूछो इससे कि काहे घटा, तो कहेगा मेरा माथा पर देख लो कौन चीज है मोन पेयर है, तो मोन पेयर हमको धक्का दे रहा है, तो बॉन्ड कह रहा है कि हमको मोन पेयर क्या कर रहा है धक्का दे रहा है, तो धक्का दे रहा है तो हमारा बॉन्ड एंगल क्या होगा घटेगा, और इसके पास मोन पेयर नहीं है तो इसमें रिपल्सन कम हो रहा है, तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो याद रखना कि जहां मोन पेयर ज्यादा होगा रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा कम जाएगा। समझ में बॉन्ड एंगल पढ़ाया था ना कि दो बॉन्ड के बीच में जितना कोण बनता है जितना एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं बॉन्ड एंगल कहते हैं। चलो बच्चों समझ आ गया। अब ऐसे देखो अभी तो हमने स्ट्रक्चर बनाया ना, ये हम तो बनाया था, ये वहां जो स्ट्रक्चर देखो सेम है ये, हाँ ऐसा बना हुआ है, ये ऊपर हो गया ये अंदर हो गया और ये दो को बाहर हो गया, तो देखो ऐसे ही मेरा वहां छोटा वर्जन है, यहाँ पर पिक्चर है तो ज्यादा बड़ा है ना। चलिए क्वेश्चन है बच्चों, नंबर ऑफ मोल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH4 H3 H2 आर रिस्पेक्टिव। अब देखो बच्चों एक चीज बहुत अच्छा सिखाते तुम्हें, बहुत बहुत अच्छी चीज सिखाते तुम्हें, क्या करना है सबसे पहले जब भी तुमको ऐसा पूछे कि मोल पेयर बताओ कई गुण, है ना, क्या पूछा मोल पेयर पूछा, तो करना क्या है, करना क्या है कि सबसे पहले हमें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सम करना है, पहला स्टेप बाय स्टेप सीखना है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप फर्स्ट क्या करना है सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम कर देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है मुझे, क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करोगे। लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखनी जहां पर हमारी मिस्टेक होती है, कहोगे सर हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, लेकिन कहना नहीं 7 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, 7 होता है, इस चैप्टर में एज्यूम करते हैं, एज्यूम इसमें करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है उसकी नेचर कुछ हाइड्रोजन जैसा नहीं होता है, हाइड्रोजन कहा जाता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसकी जैसी प्रॉपर्टी मिलती है, और इसका जैसा प्रॉपर्टी मिलने के कारण से इसको एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या करेंगे बच्चों एज्यूम, क्या करेंगे एज्यूम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा इसका इज 7, हाइड्रोजन इज 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 7 लेके के चलना है, समझ में गया। तो अब इसको चेक करो कि सर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 पहला स्टेप हो जाए, अब देखना स्टेप 2 में क्या करना, स्टेप 2 में क्या करना बच्चों कि जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर देना 8 से, तो इससे 2 वैल्यू आ जाएंगे, एक आ जाएगा कोसेंट
QUOTIENT, क्वोशेंट, और एक आ जाएगा रिमाइंडर, समझे, क्वोशेंट और रिमाइंडर। जो क्वोशेंट आएगा वो बताएगा बॉन्ड पेयर, क्या बताएगा वो, बॉन्ड पेयर, समझ आ जाएगा। और जो रिमाइंडर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना, रिमाइंडर को 2 से डिवाइड कर देना, तो ये बताएगा मून पेयर, क्या बताएगा ये, मून पेयर। समझ में आ गया, आसान है। चलो हम ये तीनों को चेक करते हैं, ये बहुत बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है। अब देखोगे यहां से क्या करेंगे बच्चों, कि हमको CH4 पूछा, तो बताना है कि कितने मून पेयर कितने बॉन्ड पेयर। अब बताओ, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका निकाले, वो CH4 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बच्चों। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है सर, सम करो, कार्बन कितना में 6 में, कॉन्फिगरेशन 2 और 4, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 4। हाइड्रोजन का कितना मान किया था अभी हमने 7, तो सर एक हाइड्रोजन का 7 हो जाएगा। मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, तो सर हाइड्रोजन का कितना आ गया 7 × 4, तो 28 और 4 कितना हो गया बच्चों 32, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया 32, कितना हो गया 32 आ गया। अब 32 को 8 से भागा दो, स्टेप 2 करो, 32 को 8 से भागा दो, जब 32 को 8 से भागा दोगे, सॉरी 32 को 8 से भागा दोगे, 8 चौक 32, 4 बार का कट गया। अभी रिमाइंडर इसमें नहीं आ रहा, जब पूरा पूरा कट जाता तो उसमें रिमाइंडर नहीं आता, तो 4 + 0 कितना हो गया 4 हो गया। इसके मतलब चारों का चारों बॉन्ड है, इसमें कितना है CH4 में 4 बॉन्ड पेयर है, इसमें किसी भी तरीके का बॉन्ड पेयर नहीं है। चलिए समझ में आ गया इसको। चलो बच्चों दूसरा काम करते हैं, अगर मुझे NH3 चेक करना चाहूँ, इसको नाम चेक करना चाहते हैं, खोपचे में जानते हैं, हाँ जानते हैं, खोपचे में जानते हैं, खोपचे में देखेंगे। जैसे नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, नाइट्रोजन 7 में 2 और 5, बताओ इसका बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना आया 5। एक हाइड्रोजन का हमने कितना मानने कहा था 7, यहाँ पर कितना हो गया 7 × 3, 21 5 26 होता है सर। 26 को 8 से भागे देंगे, कंप्लीट करेगा 3 बार में, 8 × 24, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 2 क्या बच जाएगा आपका रिमाइंडर बच जाएगा, तो 3 आया क्वोशेंट, 3 आया क्वोशेंट, और रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा मेरा 2। अब रिमाइंडर अगर बचा 2, शेष थम बचे 2, तो 2 को 2 से भागा दे दो, कितना आ गया 1। इसका मतलब इसके पास 3 बॉन्ड पेयर और 1 बॉन्ड पेयर आ गया, 3 बॉन्ड पेयर 1 बॉन्ड पेयर आ गया। अब बचा H2O, इसको कहाँ बनाने हैं, चलो इस खोपचे में चलते हैं। H2O का कितना हो गया, हाइड्रोजन के बाहर में 7, तो 2 को का कितना हो जाएगा 7 × 2, 7 × 2 14 आ गया। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 6 आ जाएगा बाहर में ना, ऑक्सीजन का 8 ऐसे करते हैं, तो 2 और 6, इसके बाद में 6 आ गया, तो 14 6 20, 20 को 8 से भागा दे दो, 8 दूनी 16, कितना रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर बच गया 4, 4 को 2 से भागा देंगे, कितना आ गया 2, इसके पास 2 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो देखो CH4 में कितना आ गया 4 बॉन्ड पेयर आ गया, 4 बॉन्ड पेयर, BP से बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर समझ में ना। NH3 में कितना आ गया, NH3 में आ गया 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 1 बॉन्ड पेयर आया, कितना आया 1 बॉन्ड पेयर आया। H2O में कितना आया 2 बॉन्ड पेयर, कितना आया 2 बॉन्ड पेयर और 1 बॉन्ड पेयर, 2 बार BP आया 1 बार MP आया, है ना। तो समझ में आ गया इसका, यहां तक समझा। तो कभी भी अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर और मून पेयर खोजना हो, तो आप क्या करोगे, बॉन्ड पेयर मून पेयर खोजने के लिए आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, उसको 8 से डिवाइड कर देना है, उसको 8 से डिवाइड कर देना है। तो जो क्वोशेंट आएगा वो बॉन्ड पेयर बताएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो मून पेयर बताएगा। बताओ बच्चों इसने क्या पूछा था, मून पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बताओ इसका 0, इसका 1, इसका 2, आंसर होगा बच्चों 0 1 2। जल्दी से इसका आंसर लीजिए, ये वाला पार्ट स्टेप 1 और स्टेप 2। चलिए हो गया होगा, चलो क्या हो गया, चलो देखते हैं। चलो अब देखो इसका ऑप्शन आ रहा होगा 1 2 3 0 1 2 2 0 1, अभी निकालना था कितना गया था 0 1 2। चलो आगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ऑर्डर ऑफ रिफंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड, पहले ऑप्शन सही है।
मोन पेयर बॉन्ड पेयर मोन पेयर मोन पेयर बॉन्ड पेयर। अभी तो बताए थे मोन पेयर जो बेने बैठे रहते हैं अकेले बैठे रहते हैं वहां पर रिपल्सन ज्यादा होती है, जिसको जो जुड़ गया किसी के साथ तो रिपल्सन कम होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन बन गया मोन पेयर, फिर मोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। अब आगे आते हैं बच्चों कि इसके एप्लीकेशन, हमने DSCP-ID देखे, अब इसका यूज कहाँ करते हैं। क्वेश्चन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज नो मोन पेयर ऑफ प्रोटॉन। अगर सेंट्रल एटम के पास किसी भी तरीके का मोन पेयर नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पेयर, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री कैसी होगी, एग्जांपल्स उसके देखने और उसको हम साइड में समझाते चलेंगे। चलो बच्चों, अगर कम से कम तो एक क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन पेयर 2 होना चाहिए। अभी मोन पेयर नहीं है, अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पड़ता है क्या बॉन्ड पेयर, तो यहां से बनता है AB2 टाइप का। तो देखो हम बनाते हैं कहां से बनाना, चलो इससे बनाते हैं। अब देखोगे यहाँ से क्या होता है, दो को देखना है मुझे। अब देखो बच्चों ऐसा है, इसके पास कोई मोन पेयर नहीं है, इसके पास कोई मोन पेयर नहीं है। चलो हरा हरा करते, बार बार डेट नहीं करते, है ना। चलो यहां से देखोगे, यहां से हम इसको हरा हरा बना रहे हैं, हरा हरा हरियाणवी हमारे यहाँ। ये देखो सीधा है, ये सेंटर एटम है। अभी इसके पास कोई मोन पेयर नहीं है, अगर इसके पास मोन पेयर नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा रहेगा, एक लाइन में आ जाएगा। दिस इज लीनियर, दिस इज लीनियर, एक लाइन में आएगा। एक सेंटर एटम है, बी और बी से जुड़ेंगे, दो ही को तो बॉन्ड पेयर है इसके पास, है ना, कोई मोन पेयर है नहीं इसमें। जब मोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर दो ही को है बच्चों, तो वैसे सिचुएशन में ये शेप कैसे आएंगे, लीनियर आ जाएंगे। अब कहोगे सर कैसे पता चला, कैसे पता चला, चलो चेक करते हैं। हमारे पास BeCl2 है। अब देखो एक दो एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं। BeCl2 है। अब बेरिलियम, बेरिलियम कितना होता है, 4, है ना। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और 2 आएगा, बाहर में 2 अंक होगा। क्लोरीन कितना होता है, 17, इसका कॉन्फ़िगरेशन करो 2 8 7 आ जाएगा, इसका 7 हो गया। ऐसा ऐसा कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। तो सर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ो, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करो। हमने क्या कहा था, बेरिलियम के बाहर में 2 हो गया, यहाँ 7 दूनी 14 हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 एटम है, 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन के बाहर में 7 हो गया, तो 2 क्लोरीन के बाहर में कितना आएगा, 14 आ जाएगा। 16 हो गया बच्चों। अब 16 को क्या करोगे, 16 को क्या करोगे बच्चों, 16 को हम लोग 8 से भागा दे देंगे, 8 दूनी 16। देखो 2 ही बॉन्ड पेयर आया ना। अब 2 बॉन्ड पेयर आया तो हमने क्या कहा कि बॉन्ड अपना मैक्सिमम स्पेस लेगा, क्या लेगा, मैक्सिमम स्पेस लेगा। 2 ही को है ही तो दोनों मैक्सिमम चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, सबसे मैक्सिमम दूर पे चला जाएगा। और मैक्सिमम दूर जाएगा बच्चों, एक हाथ इधर एक हाथ इधर आ जाएगा, तो कितना बनाएगा ये, 2 ही को बनाएगा। एक BeCl इधर बनाएगा और एक BeCl इधर बनाएगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा। कहाँ जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा। और जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा तो BeCl2 ऐसा बनाऊंगा, ऐसा ही होगा। चलो Mg की बात करिए, Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से पूछो तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना है, कहता 12 है, करो कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 2 8 2, ये तो आता ही होगा आपको। क्लोरीन की बात करूंगा, क्लोरीन 17, कई बार हमने सिखाया है, 2 8 7, 2 8 7, इसके बाहर में कितना आ गया, 7 आ गया। चलिए जी, इसके बाहर में 2 है, इसके बाहर में 2 है, इसके बाहर में 7, ऐसा ऐसा क्या है, 2 गो है, तो 7 गुने 2 हो जाएगा, 14 2 16 आ गया। कितना से भागा दे देना, 8 से, 8 दूनी 16, फिर 2 गो है वो यहाँ से, फिर इसका स्ट्रक्चर आएगा वो ऐसा आ गया। इसके पास कोई मोन पेयर नहीं है, MgCl2 बन गया ऐसा। तो कैसा स्ट्रक्चर आएंगे, लीनियर। कैसा स्ट्रक्चर आएगा, लीनियर। सेंट्रल एटम है, उससे आपने सबने एटम से, बताओ इस शेप का एक लाइन में आ गया क्या, एक लाइन में आ गया। बताओ इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, वो 180 डिग्री। एक लाइन पे कितने एंगल बनते हैं, 180 बनते, तो क्या है, इधर से 180, 180 इधर से 360, लेकिन एक तरफ से देखो ना क्या होगा, 180 आएगा। चलो ऐसे ही तुम चेक करना, Hg मरकरी होता है, मरकरी के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 80 होता है ना। 80 का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आ जाएगा, इसका अंत में आ जाता है 4s2 3d10, इसके भी बाहर में 2 ही आते हैं, है ना। तो 2 5 क्या करोगे, 7 14, फिर बात वही आ जाएगी, फिर यहाँ पे पाएंगे। तो BeCl2 HgCl2
BeF2, MgF2, MgCl2, ऐसे जो भी होंगे तुमको एक तरीका सिखा दिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करो, उसको 8 से डिवाइड करो, जितने बॉन्ड पे होंगे वो आ जाएंगे। आपको स्टेप समझ में आ गया होगा इसका। चलो अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। अब बच्चों जिसके पास बाहर में 3 होगा तो उसका शेप बनता है ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखोगे हम 3 होगा बना के दिखाते हैं आपको। 3 किस में आएगा, चलिए जी इसमें आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3 आ गया है, आपको मैंने 3 जोड़ के देखा है। अब ये 3 जब वो बनाते हो बच्चों, यहाँ पे 3 आ गया। अब बताओ ये 3 क्या हो गया, ऐसे बन गया। अब बताओ इसके बीच में अब एक बिंदु पे कितना एंगल बनते हैं, 360। तो 360 का 3 एंगल बन रहा है, 1 2, इसके बीच में, इधर के बीच में, इसके बीच में, तो 3 बॉन्ड बन रहा है। 120 का बनेगा क्या, 360 डिग्री बनाना है इसको। कितना बनाना है, 360 डिग्री। तो इसके बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अब देखो इस शेप कैसा है मेरा, ट्राइंगल का मेरा एक ही प्लेन में आ रहा है, ऐसे तो रहेंगे ना। इसका बड़ा वर्जन, तो देखो इसका बड़ा वर्जन रखा हुआ, तो ऐसा ही रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, एक ट्रायंगुलर प्लेनर बन गया। क्या बन गया बच्चों, ट्रायंगुलर प्लेनर बन गया, है ना। तो यहाँ से ट्रायंगुलर प्लेनर बन जाते। इसका शेप होता था, याद रखना कि 2 भाग का शेप था लीनियर, इसका था ट्रायंगुलर प्लेनर। उसका बॉन्ड एंगल था बच्चों 180 डिग्री, इसका जो है वो कितना डिग्री है, 120 डिग्री है। चलो अब इसके एग्जाम्पल चेक करते हैं। ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया, है ना, और यहाँ से कितना गया, 120 डिग्री। BF3 चलो बच्चों बोरॉन चेक करते। बोरॉन कितना होता है, 5, 2 और 3, इसके वैल्यू सुनकर कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए जी फ्लोरीन होता है 9 में, 2 और 7। अब ऐसा कितना फ्लोरीन आ गया, 3 आ गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करो, कितना आ गया, 3 5 7 गुने 3, 7 21 3 24 आ गया। 24 को 8 से भागा दे देते, 8 या 24, देखो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया ना। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीनों अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा। हमने क्या बोला था, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसका रिपल्सन। क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो कहाँ जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर। और चेक करो AMF3, एल्युमिनियम कितना होता है, एल्युमिनियम 13 होता है। तो देखो 2 8 3 हो गया, तो इसके बाहर में 3 हो गया। और तुम्हारे पास क्या आ गया, फ्लोरीन के बाहर में कितना हो गया था, अभी तो बोले थे 7 हो गया। तो 7 गुने 3 आ गया, 21 3 24 आ गया। 24 बटा 8 करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर आ गया 3, फिर वही बात आएगा। तो यहाँ समझ में आ गया। तो देखो आसान से याद करना। सर एग्जाम्पल कैसे याद करें, ये रखना है क्या, नहीं रखना है, हमको याद रखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना में होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 कितना में होता है। तो हम क्या करेंगे, सर ग्रुप नंबर 13 जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ है, न्यूट्रल एटम आ जाएगा। कोई भी वन के पास नहीं बचा होगा, तो एक को निकालोगे तो बन जाएगा वहां से। ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए हमने बता ही दिया। ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री एंगल आ गया, यहाँ से अच्छे समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 4 का ज्योमेट्री होता है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। कैसा होता है, चलो देखते हैं। CH4 बनाते हैं, है ना, क्या बनाते हैं, CH4 कार्बन टेट्रा। मीथेन को आप अच्छे से जानते हो, है ना, मीथेन को अच्छे से जानते हो। यहाँ से देखो, यहाँ से ये हो गया 4, अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा। कहां पर जाएगा, ये सेंटर एटम, इसके साथ 4 बॉन्ड है, ये अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे। ऐसे जो शेप बनता है, ऐसा जो शेप बनता है, इस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। देखो नीचे से पिरामिड जैसा दिख रहा है, ये है ना, ये पिरामिड के जैसा दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, टेट्राहेड्रल से है। तो ऐसा ही तो दिख रहा ना, यहाँ पे ऐसा दिख रहा। ऐसे देखो, ये ऊपर वाला, ये इधर वाला, एक अंदर जा रहा, एक इधर आ रहा है। क्या टेट्राहेड्रल है कि नहीं है, टेट्राहेड्रल ही है। ऐसे शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। इसको टेट्राहेड्रल, इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, या उसी को अगर 109.5 डिग्री बोलते हैं। तो 109 डिग्री 28 मिनट, मिनट सेकंड में जब हम चेक करते हैं, ज्योग्राफी में चेक करते थे, मिनट सेकंड में एंगल को चेक करते थे, तो लगभग 28 मिनट बराबर 0.5 डिग्री, 28 मिनट में आधा डिग्री घूम जाता है अर्थ, है ना। तो ये होता है 109.5 डिग्री। बच्चों CH4 CCM4 देखोगे, चेक कर लो। एक को हमने चेक करते हैं, चलो CCM4 को चेक करते हैं। CCM4 कार्बन के बाहर में कितने होते हैं सर, कार्बन
कार्बन 6 में 2 और 4 आ गया, बाहर में 4 आ गया। क्लोरीन कितना होता है 17 में 2 8 7 हो गया। तो बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। फंगस कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 7, ऐसा ऐसा क्या एटम है 4 एटम, तो 7 चौका 28 4 32 आ गया। 32 को 8 से भागा दे देंगे, 8 चौका कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। इसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 4, 4 का 4, क्या कोई रिमाइंडर बचा, नहीं बचा, रिमाइंडर नहीं बचा तो क्या बनेगा बॉन्ड पेयर, क्या बचेगा बॉन्ड पेयर, चारों का चारों बॉन्ड पेयर। जब चारों का चारों बॉन्ड पेयर होगा सी सी एम सी एम ऐसा बना देना। दिस इज टेट्राहेड्रन, और टेट्राहेड्रन के बीच में कितने आते हैं बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आता है। चलो समझ में आ गया। अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना है, इसको कहाँ जाना है अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना है बच्चों, इसको कहाँ जाना है अपना मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना। तो इस तरीके से ये जा सकता है ना। चलो आगे बात करो 5 नंबर। अब 5 नंबर में क्या कहता है कि भाई मेरे पास 5 आ जाओ। चलो यहां से 5 आ गया, ये देखो यहां से 5 आ गया जी। आपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे चलेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल बना रहा है, देखो सही से 1 2 3 यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा है, और ये ऊपर से आ गया नीचे से आ गया। तो ऐसे शेप को बोलते हैं बच्चों ट्राइगोनम। ट्राइगोनम, यहाँ देखो ट्रायंगल बनाया, ये वाइट और ये वाइट, देखो सही से इधर है, ऐसे देखो 1 2 3, ये पॉइंट पे ट्रायंगल बनाएगा, ऊपर से जोड़ोगे सबको तो पिरामिड बनाएगा, एक पिरामिड ऊपर से बन जाएगा, एक पिरामिड नीचे से बन जाएगा, तो टोटल कितने बनेंगे ट्राइगोनम बाई पिरामिडम। क्या बनेगा ये ट्राइगोनम बाई पिरामिडम। अब ये ट्राइगोनम बाई पिरामिडम में देखो बच्चों, यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के बीच में यहाँ पर फिर से 160 डिग्री, तो यहाँ पर 120 120 120 आ जाएगा। लेकिन इसको देखो ऊपर वाला को, इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री। तो यहाँ पर दो टाइप का बॉन्ड बनता है, जो साइड में बनता है ना इसको कहते हैं इक्वेटोरियम, इक्वेटर पर है, एक ऊपर पोल है नीचे पोल है, तो इसको कहते हैं एक्सियम। तो ध्यान देना है, इससे क्या होता है, इसका नाम है एक्सियम। आगे भाई आ जाओ, कहाँ आ गया, चल यहाँ से आ गया, देखो इसका नाम है जी एक्सियम। क्या नाम है जी इसका एक्सियम, और इसका नाम है जी इक्वेटोरियल। क्या नाम है इसका इक्वेटोरियल, और क्या नाम है इक्वेटोरियल, समझा। तो ये हो गया इक्वेटर पे, तो इसको कहते हैं इक्वेटर, तो इक्वेटोरियम हो गया। और ये हो गया आपको क्या, ये हो गया इक्वेटोरियल, और ये हो गया एक्सियम। एक्सियम कितना बनाता है 90 डिग्री, इक्वेटोरियम कितना बनाता है 120 डिग्री, और यहाँ एक्सियम टू एक्सियम कितना बनता है 180 डिग्री। क्लियर है ना। इक्वेटोरियम के साथ 120 डिग्री पर, इक्वेटोरियल एक्सियम के साथ 90 डिग्री पर, एक्सियम के साथ 180 डिग्री पर। नाम क्या बताया थे हमने, ट्राइगोनम बाई पिरामिडम। क्या बनाए थे इसको ट्राइगोनम बाई पिरामिडम। तो देखो ट्राइगोनम बाई पिरामिडम आ गया। अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना आ गया बच्चों 120 डिग्री, है ना। अब देखो पीसीएम 5 500 है 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, ये बना सामने पीसीएम 5। बताओ फास्फोरस कितने में होते हैं जी, फास्फोरस 15 में होता है, 2 8 5 हो जाएगा। चलिए इसका 5 हो गया, ठीक है। क्लोरीन कितना होता है जी 17 होता है, 2 8 7 हो गया। ऐसा ऐसा कितने क्लोरीन है मेरे पास, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करते हैं कितना रहेगा मेरे पास बच्चों 5 5 7, ऐसा ऐसा कितना क्लोरीन है 5, 7 5 35 5 40 आ गया। अब 40 को 8 से भागा दे दो, 8 चौक 8 25 40 हो गया। सिर्फ देखिए बॉन्ड पेयर आ रहा है, इसके पास मोन पेयर नहीं आ रहा है, तो 8 25 40 यहाँ पर बन गया 5 बॉन्ड पेयर। तो 5 में कैसे बनाएंगे पेन से, सर ये तो दिखा दिया। तो ट्रायंगल बनाना है, एक क्लोरीन इधर देना है, एक क्लोरीन इधर देना है, एक क्लोरीन इधर देना है, देखो ट्रायंगल बन गया ना। अब एक क्लोरीन ऊपर देना है और एक क्लोरीन नीचे देना है, तो ट्रायंगल के ऊपर एक पिरामिड और ट्रायंगल के नीचे एक पिरामिड। अब ये देखोगे बच्चों, यहां से इसको कहते हैं
ट्राइगोनम। क्या कहते हैं, देखो ट्रायंगल बन गया तो ट्राइगोनम। अब ट्राइगोनम के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना डिग्री होगा जी, 90 डिग्री। यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब ये दोनों कोण होंगे 180 डिग्री। इसको क्या कहते थे हमने, इक्वेटोरियम। क्या कहते हैं हमने, इक्वेटोरियम। इसको क्या कहते जी, एक्सियल। तो बताओ यहाँ पर जो होता है ना, अगर बॉन्ड लेंथ भी देखोगे ना, तो बॉन्ड लेंथ में, अगर बॉन्ड लेंथ देखते बच्चों, तो बॉन्ड लेंथ में इक्वेटोरियम बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है जी, एक्सियम बड़ा होता है इक्वेटोरियम से। एक्सियम बड़ा होता है इक्वेटोरियम से। तो सोचिए जी, इक्वेटोरियम से बड़ा एक्सियम होगा। क्यों, ये सब धक्का देगा ऊपर। क्या देगा, इसको धक्का देगा। तो देखो ये तीनों क्या करेगा, ये तीनों इसको मिलकर धक्का देगा। धक्का देगा तो ये थोड़ा सा दूर चला जाएगा, है ना, थोड़ा सा दूर चला जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ से क्या बन जाएंगे, इक्वेटोरियम बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए यहाँ पर से आपका ज्योमेट्री समझ में आ गया। इसका आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे सिक्स में मेरे पास बनता है सिक्स बनाते हैं हम। चलिए आ जाए, 6 बनाते हैं। सिक्स बनाओ, 6 बनाओ। अभी तक हमने 5 बनाया, अब बना रहे हैं 6। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा यंगर उम्र बनाते हैं। बहुत देर हो गया ये सब कलर, है ना। ये आ गया आपके पास। ये देखो जी क्या है, यहाँ पे स्क्वायर बन गया। इस बार स्क्वायर बन रहा है, 4 है। 1 2 3 4, है ना। कितना देखो साफ साफ, 1 2 3 4, 4 बन गया तो स्क्वायर बन गया। यहाँ पर क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड कहाँ हो गया, नीचे हो गया। तो ऊपर क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिड। एक पिरामिड ऊपर से होगा, एक नीचे से होगा, तो स्क्वायर बाय पिरामिड। इसी का दूसरा नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 8 फेस होते हैं इसमें, है ना। तो 8 अच्छा होता है इसमें। तो देखो जी, देखो देखो थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल दें ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, अब हम देखना। अब ये स्क्वायर पिरामिड में यहाँ के बीच बॉन्ड एंगल कैसा होगा, देखो स्क्वायर बनाओ इसको, स्क्वायर बनाओ। मतलब ये स्क्वायर है, ये डायगोनल से ये डायगोनल खींचेंगे। तो बताओ इस पॉइंट पर तो 360 बनेगा। तो 4 हिस्सा में बचा तो 90 90 बटेगा, 90 90 90 बटेगा। तो जो यहाँ पर बॉन्ड होंगे ना इक्वेटोरियम पे, ये 90 90 होगा जी, बॉन्ड एंगल 90। और ये भी देखो ऊपर से परपेंडिकुलर ही आ रहा है। ये भी क्या है आपको, परपेंडिकुलर ही आ रहा है। तो यहाँ भी अगर परपेंडिकुलर आएगा तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, 90 डिग्री पे बन जाएगा। तो यहाँ से भी आपके पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री पे आ जाएगा। देखो यहाँ से क्या होगा, ये 90 डिग्री पे पड़ेगा। तो सारे बॉन्ड एंगल इसके 90 डिग्री हो, सारे बॉन्ड एंगल इसका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसको चेक करो, समफल कितना होता है, 16 में 2 8 6, इसका वैलेंस क्वांटम कितना आ गया, 6 आ गया। फंगस क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर फ्लोरीन आ गया 9 में, 2 और 7 आ जाएगा। ऐसा ऐसा कितना फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है। तो सर यहाँ से जोड़ो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करो, 6 + 7 × 6, 7 6 42, 6 48, 48 + 8, 8 6 48, 6 बार में कट गया। ये 6 बार में कट गया, तो इसका मतलब 6 का 6 बॉन्ड पे आ गया। तो अब बनाओ, समफल के साइड में स्क्वायर बना, S F F F, स्क्वायर बन गया। एक F ऊपर दे दो और एक F नीचे दे दो। तो देखो यहाँ से स्क्वायर बनाइए, क्या बनाइए, स्क्वायर बना। तो एक स्क्वायर और एक पिरामिड ऊपर से इस तरह से बनाओगे तो एक पिरामिड बन जाएगा। एक पिरामिड ऊपर से और एक पिरामिड नीचे से, जिसका नाम होता है एक स्क्वायर बाय पिरामिडम। तो स्क्वायर बाय पिरामिडम, और साथ में इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रम। क्या बोलते हैं इसे, ऑक्टाहेड्रम। और इसके सारे बॉन्ड एंगल जो होते हैं बच्चों 90 डिग्री। एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करना, जिसके पास 2 था उसको कहे लीनियर। क्या कहे उसको, जिसके पास 2 बॉन्ड पेयर था उसको हमने कहा लीनियर। और लीनियर होगा तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया था, 180 डिग्री हो गया था, है ना। जिसके पास 3 था हमने कहा ट्राइगोनम प्लेनर, ट्राइगोनम प्लेनर। इसके बॉन्ड एंगल कितने थे, 120 डिग्री था। फिर जब 4 आया हमने कहा टेट्राहेड्रम होता है जी, टेट्राहेड्रम होता है। और टेट्राहेड्रम का कितना था, 109.5 डिग्री था।
जिसके पास 5 आया हमने उससे कहा ट्राइगोनम बाइपिरामिडम, ट्राइगोनम बाइपिरामिडम। और ट्राइगोनम बाइपिरामिडम का हमने नाम दिया, मतलब इसका बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री एक्सएम इक्वेटोरियम पे, 90 डिग्री एक्सएम पे, एक्सएम एसएम के बीच में 180 डिग्री भी आ सकता था। अब बाकी 6 तो भी आपने देखा ही। तो इस तरीके से हमें याद होना चाहिए, है ना। बनाने भी आना चाहिए, बना भी सकते हो तुम आसान से, अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएंगे, है ना। अभी तो सिखाई हमने। चलिए अब आता है कि जब ज्योमेट्री ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स आयस विद सेंट्रल एटम हैविंग वन या मोर मोल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक जितने भी शेप हमने पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रॉन क्या था, मोल पेयर नहीं था। अब जो आएगा उसके पास मोल पेयर होगा। क्या होगा उसके पास, मोल पेयर होगा। अब मोल पेयर के कारण से यहाँ से ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चलिए जी, इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर है, नंबर ऑफ मोल पेयर है, एलिमेंट ऑफ मोल पेयर है, शेप ऑफ मोल पेयर से एग्जांपल्स इसके बात करेंगे। अब कह रहा है जी AB2 है, मतलब एक सेंट्रल एटम है जिससे दो क्या जुड़ा, बॉन्ड पेयर, एक मोल पेयर जुड़ा। तो बी से बॉन्ड पेयर, बी से बॉन्ड पेयर, एम से मोल पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर 1 मोल पेयर, ऐसा समझ जाना। तो इसके पास क्या हो गया, 2 बॉन्डिंग पेयर आ गया, 1 मोल पेयर आ गया। तो अरेंजमेंट कैसा होगा, 2 बॉन्डिंग आएगा, 1 मोल पेयर आएगा। ट्राइगोनम प्लेनर होते हैं, ज्योमेट्री वही होता है, ज्योमेट्री वही होता है। मोल पेयर के कारण से ज्योमेट्री में चेंज नहीं आते बच्चों, मोल पेयर के कारण से ज्योमेट्री में चेंज नहीं आते। हम बार बार बोले मोल पेयर के कारण से ज्योमेट्री में चेंज नहीं आते। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल इसका चेंज होता है, और शेप ऑफ मॉलिक्यूल में मोल पेयर को नहीं रखा जाता। यार ज्योमेट्री में मोल पेयर रखते हैं, शेप में मोल पेयर नहीं रखते हैं। और इसके एग्जांपल SnCl2, PbCl2 ये सब देखेंगे। तो चलिए जी कैसे बनाते हैं सर, इसको भी वही करना मुझे। SN का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों 4 होता है, SN का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। अब क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन के बारे में 7, तो 7 दूनी 14 आ गया, 14 4 18 आ गया। 18 को भागा दो 8 से, 8 दूनी 16 आ गया, बच गया 2 रिमाइंडर। 2 को 2 से भागा देंगे 1 आ जाएगा। तो 2 बॉन्ड पे 1 मोल पे, आसान से आ जाएंगे। अब देखो 2 बॉन्ड पे 1 मोल पे है, 2 बॉन्ड पे 1 मोल पे है, तो इसमें क्या करोगे, इस टाइप से शेप बनाओगे इसको। 2 बॉन्ड पे 1 मोल पेयर आ गया, है ना। अच्छा बनाते हैं, 2 बॉन्ड पे 1 मोल पे ऐसा आ गया, इस टाइप से। इसको छोड़ो, इस शेप में देने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा इसका। 2 बॉन्ड पेयर और 1 मोल पेयर बनाए थे हमने। मोल पेयर कहाँ गया मेरे, यहाँ पर आ गया। चलो बॉन्ड पेयर और 1 मोल पेयर आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 बॉन्ड पेयर है, 1 मोल पेयर, कैसा दिख रहा है, ट्रायंगल की तरह। इसमें इसका नाम शेप में नाम देते हैं ट्राइगोनम प्लेनर। क्या नाम देते हैं इसको, ट्राइगोनम प्लेनर। लेकिन क्या करना है, जब शेप की बात करना, ज्योमेट्री में ट्राइगोनम प्लेनर, जब शेप की बात करना तो मोल पेयर को हटा देना। तो कैसा दिख गया, इसी को भी शेप भी कहते हैं, इसी को बेंच शेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको भी शेप भी कहते हैं या इसको बेंच। ऐसे समझ दो, भी लिखते हैं, ऐसा लिखते ना, भी ऐसे तो लिखते हैं, यस ऐसे हंसने वाला इमोजी, हंसने वाला इमोजी, यस ऐसा बे, है ना, साइड वाला इमोजी, ऐसा इमोजी की तरह हो जाएगा, बेंच शेप आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है यहाँ पे, कहता है मोल पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मच मोर एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर रिपल्सन, सो द बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस। अब ये तो पता है जी, ये मोल पेयर क्या करेगा, आपको धक्का देगा। मोल पेयर क्या करेगा, धक्का देगा। मोल पेयर इसको धक्का देगा, धक्का देगा, ये सिकुड़ेगा, है ना, सिकुड़ेगा। तो अभी कितना बताया था कि बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, 120 से घट जाएगा। धक्का देने से क्या होगा, बॉन्ड एंगल घटेगा। तो मोल पेयर में ज्यादा रिपल्सन होता है, मोल पेयर बॉन्ड को धक्का दिया, मोल पेयर बॉन्ड पेयर को धक्का देगा। और जब मोल पेयर बॉन्ड पेयर को धक्का देगा तो सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। इतना मत चिपका देना कि चिपका ही देना उसको। सिकुड़ता है 1-2 डिग्री सिकुड़ता है ना, कितना सिकुड़ता है, 1 से 2 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल 118 के आसपास आ जाते हैं, 120 से 118 के आसपास। चलो अगला है AB3 है, ए सेंट्रल एटम है, ए सेंट्रल एटम है, बी बॉन्ड पेयर है। तो 3 बॉन्ड पेयर है और 1 मोल पेयर है, AB3 है। अब यहाँ से 3 बॉन्ड पेयर है, 1 मोल पेयर आ गया। अब इसमें करना है, तो इसमें क्या करना है, 3 बॉन्ड पेयर 1 मोल पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर और 1
मोन पेयर करना है जी। तो 3 बॉन्ड पेयर, 1 मोन पेयर, यहाँ से देखोगे इस टाइप से आएगा। 3 बॉन्ड पेयर आ गया आपका, है ना, यहाँ से 3 बॉन्ड पेयर आ गया, ये 3 बॉन्ड पेयर आ गया, और एक यहाँ से मोन पेयर आ गया। मोन पेयर कहाँ गया, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और एक क्या हो गया आपका, यहाँ पे मोन पेयर आ गया। अब ये बनता है जी टेट्राहेड्रन। कैसा ज्योमेट्री इसका है, टेट्राहेड्रन। तो देखो यहाँ ज्योमेट्री क्या गया, टेट्राहेड्रन। अब इसके टेट्राहेड्रन में बॉन्ड एंगल कितना पढ़ाए थे, 109.5 डिग्री। कितना पढ़ाए थे, 109.5 डिग्री। लेकिन है कितना इसका, बॉन्ड एंगल घटेगा, 109 से 107 आ जाता है, 109 से 107 आ जाता है। अब देखो इसको शेप में को क्या करना है, मोन पेयर हटा देना है। शेप में क्या करना है, मोन पेयर हटा देना है। ज्योमेट्री में मोन पेयर रहता है, शेप में मोन पेयर नहीं होता। तो पता ऐसा बन गया पिरामिड। क्या बन गया ये, पिरामिड। तो देखो हाथ पे दिख रहा होगा ऐसे, अगर इसको हाथ पे रखेंगे तो पिरामिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये पिरामिड बन जाएगा। तो देखो जी ऐसा बन जाएगा पिरामिड। मोन पेयर नहीं कंसीडर करेंगे, पिरामिड बन जाएगा। अब NH3 है, आप निकाल सकते हो, नाइट्रोजन को कराओ। नाइट्रोजन का एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। नाइट्रोजन के बाहर में कितना मटन हो गया जी, नाइट्रोजन 7 में होता है, तो 2 और 5 हो गया। इसके बारे में 5 मटन हो गया। हाइड्रोजन के कंसीडर हमें कितना करने कहा था, 7, तो 7 × 3 हो गया, तो 7 21 5 26 हो गया। 26 को 8 से भागा दे दो, 8 दिया 24 हो जाएगा। कितना बच गया जी, रिमाइंडर 2 बच गया। तो रिमाइंडर को 2 से भागा दो, 1 मोन पेयर आ गया। तो 3 बॉन्ड पेयर 1 मोन पेयर, है ना, 3 बॉन्ड पेयर 1 मोन पेयर। यहाँ से क्या आ गया आपका, यहाँ से शेप आया ट्राइगोनल। क्या हो गया आपका, ट्राइगोनल पिरामिड है, और आपका जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रन हो गया। चलिए इसमें क्या रहा है, किसी भी बॉन्ड एंगल घटेगा रीजन ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द मोन पेयर बॉन्ड पेयर, द बॉन्ड एंगल बिटवीन द पेयर इज रिड्यूस्ड। इसके जो बॉन्ड एंगल होंगे वह क्या आ जाता है, 107 आता है, 109 से 107 पे आ जाता है। AB2M2 2 बॉन्ड पेयर है, 2 मोन पेयर है। तो 2 बॉन्ड पेयर है, 2 मोन पेयर है। अब यहाँ से देखो जी 2 बॉन्ड पेयर 2 मोन पेयर। चलिए इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से आपके पास क्या हो गया, 1 बॉन्ड पेयर यहाँ आ गया। अब दूसरा बॉन्ड पेयर इसका एक और बना लेते हैं, है ना, दूसरा बॉन्ड पेयर एक बॉन्ड पेयर और बना लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर आ गए, ऐसा से। फिर से ये टेट्राहेड्रन ही है, फिर से शेप कैसा है, टेट्राहेड्रन ही है। 4 ही है, वैसा ही शेप है, बट मोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। मोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे तो बताइए, अब मोन पेयर हटा दो, क्या ये मोन पेयर हटा देंगे, चलो शेप में मोन पेयर रखते नहीं, इसको हटा देंगे। इसको जब हटा देंगे बच्चों कैसा बन गया, फिर से वही शेप आ गया, अभी जो दिखाए थे बेंट, है ना, फिर से क्या आ गया, वही शेप आ गया। कौन सा शेप आया, बेंट, भी वाला, इमोजी वाला, है ना, इमोजी वाला। क्या होगा, हंसने वाला इमोजी दे दो इसको, हंसने वाला इमोजी दे दो, ये वाला शेप इस टाइप से वी शेप में आएगा, इमोजी शेप में। तो यहाँ से क्या होगा, 2 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो यहाँ से इमोजी शेप आ जाएगा। चलिए ये बेंट हो गया। H2O, अब H2O के जोड़ तुम, H2O का एक एग्जाम्पल करो। हाइड्रोजन कितना हो गया, 7, हमने कितना कंसिडर करने गया, 7, 7 2 नहीं 14। ऑक्सीजन कितना होता है 8 में, तो 2 और 6, यहाँ से कितना हो गया 6, 14 6 20, 20 को कितना से भागा देना है, 8 से, 8 2 नहीं 16, कितना बच गया 4, 4 को 2 से भागा देना है, आ गया 2, 2 बॉन्ड पे 2 बॉन्ड पे। कैसा शेप दोगे, OHH, यहाँ पर आ गया 2 मोन पेयर। अब बताओ इसका बॉन्ड एंगल कितना होता था, टेट्राहेड्रन में बॉन्ड एंगल होता था जी 109.5 डिग्री। 1 मोन पेयर आया था तो कितना हो गया था 107 डिग्री, यहाँ पे कितना हो जाता है 104.5 डिग्री होता है। तो मोन पेयर के कारण से बच्चों बॉन्ड एंगल में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। मोन पेयर के रिपल्सन के कारण से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और बॉन्ड एंगल सिकुड़ेगा तो यहाँ से छोटा हो जाएगा। फिर वही बात है, रीजन तो वही है, मोन पे रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पे मोन पे रिपल्सन होगा, फिर मोन पे रिपल्सन होगा, बॉन्ड पे रिपल्सन होंगे, इतने रिपल्सन क्रिएट कर रहा है कि यहाँ से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे, घटना तो है ही। चलिए बच्चों अगला जो है AB4 है, मतलब 1 सेंटीमीटर से 4 बॉन्ड पेयर है और 1 मोन पेयर है। 4 बॉन्ड पेयर हो गया और 1 मोन पेयर हो गया, 4 बॉन्ड पेयर 1 मोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 1 मोन पेयर। तो कैसे बनाओगे इसको, 4 बॉन्ड पेयर है और 1 मोन पेयर है, तो चलो हम बनाते हैं। 4 बॉन्ड पेयर है, चलिए 3 4 हो गया, 4 बॉन्ड पेयर हो गया और 1 इसका मोन पेयर रख देते हैं, ये इसके ऊपर मोन पेयर हो गया। इसका शेप हमने पढ़ा था ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्या पढ़े थे इसका, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो देखिए जी शेप क्या हो जाएगा इसका,
ट्राइगोनम, यहाँ ट्रायंगल बना 1 2 3, इक्वेटोरियम बना, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो क्या करें ट्राइगोनम बाय पिरामिडम। लेकिन शेप की जब बात आती है तो इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये मोन पेयर को हटा दिए, यहाँ से मोन पेयर हट गया। अब मोन पेयर हट गया तो बताओ कैसा बन गया, ये एक झूमा बन गया, सी सॉ। सी सॉ देखा, वो बच्चा को झूमा जो अस्कुन उसमें रहता पार्क में, एक बच्चा इधर बैठा एक बच्चा इधर बैठा, ये दो को पैर हो गया, ऐसे घूमता रहता, सी सॉ, सी सॉ है ना, एक बच्चा इधर टिंग 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 ऐसे घूमता रहता, क्या हो जाएगा ये सी सॉ शेप में आ जाएगा। अब सी सॉ शेप में आएगा, इसका आप निकाल सकते हो क्या, इसका निकाल सकते हो आप वैलेंस सिमेट्रॉन का कॉन्सेप्ट बार बार मिशन में सिखा रहे हैं कि आपको याद हो जाए। संपर्क कितना होगा 2 8 6 में, इसका वैलेंस सिमेट्रॉन हो गया जी 6। फ्लोरीन के वैलेंस सिमेट्रॉन कितना होता है 2 और 7, इसका बाहर हो गया 7। कितने फ्लोरीन है जी 7, और आपका फ्लोरीन कितना गया 4, तो 7 चौक 28, 28 6 34, मतलब 34 आ गया। इसको 8 से भागा दे दो, 8 चौक 32 आ गया, और कितना बच गया 2 बच गया, 2 को 2 से भागा दे देंगे 1 आएगा, तो 4 बॉन्ड पेयर 1 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 1 बॉन्ड पेयर में आपके पास क्या आ जाएंगे सीसॉ शेप आ जाएगा। और इसका बॉन्ड एंगल याद होगा, यहाँ पर 120 डिग्री होता था और यहाँ पर 90 डिग्री होता था, यहाँ पर आ जाएगा 120 से थोड़ा सा घटेगा। याद रखना मोन पेयर है ना, यहाँ से एक पॉइंट याद रखना कि मोन पेयर और पाई बॉन्ड, हम अभी आगे पाई नहीं पढ़ रहे है ना, मोन पेयर एंड पाई बॉन्ड जो होता है, एंड पाई बॉन्ड जो होता है कहाँ पर रखा जाएगा, और क्या रखेंगे, और टेकन एज मिनिमम रिपल्सन पॉइंट। कहाँ पर रखेंगे मिनिमम रिपल्सन पॉइंट, जहां पर रिपल्सन कम होगा बच्चों उसी जगह पर रखोगे। तो बताओ इक्वेटोरियम पे 120 डिग्री था और एक्सियम पे 90 डिग्री था, तो रिपल्सन कहाँ होगा 120 डिग्री दूर है, तो दूर है तो वहां पर रिपल्सन कम होगा, और 90 डिग्री पर रिपल्सन ज्यादा होगा। इसमें जब भी मोन पेयर को रखना है तो वहां पे रखना है जहां पर रिपल्सन कम होता है, समझ में आ गया, जहां पर रिपल्सन कम होता है मोन पेयर को उसी जगह पे रखेंगे। समझ में आ गया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर वही रीजन है, मोन पेयर के कारण से इक्वेटोरियम पोजीशन मिनिमाइज द मोन पेयर बॉन्ड पेयर फंक्शन। इसमें क्या करेंगे, मोन पेयर जो रखेंगे इक्वेटोरियम पोजीशन पे रखेंगे क्योंकि वहां पर फंक्शन कम होते हैं, है ना, मोन पेयर बॉन्ड पेयर फंक्शन होते हैं, हेंस इट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू पॉसिबल स्ट्रक्चर। इसमें ये स्ट्रक्चर इसका ज्यादा पॉसिबल होगा। इसका नाम क्या है सीसॉ। चलो AB3F2, 3 बॉन्ड पेयर है 2 मोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है 2 मोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है 2 मोन पेयर है। चलिए इसको ऐसा कर लेते हैं, इक्वेटोरियम पे रखना है मुझे, 2 मोन पेयर आ गया, 3 बॉन्ड पेयर 2 मोन पेयर, इस टाइप का है। तो वही सेम 5 बॉन्ड 5 मोन चाहिए देगा। तो यहाँ पर क्या था ट्राइगोनम बाय पिरामिडम, ये देगा, तो यहाँ से ट्राइगोनम बाय पिरामिड, बताओ ट्राइगोनम बाय पिरामिडम में बॉन्ड एंगल कितना था 120 और 90, 120 और 90। अभी दोनों मोन पेयर को हटा दो, ये दोनों मोन पेयर को हटा दो, यहाँ से किस हो जाते इसको हट जाएगा ये। अब बताइए कौन सा शेप में बना बच्चों, अब ये कौन सा शेप में बना, ये बना टी शेप है ना, अल्फाबेट का टी, कैसा बना अल्फाबेट का टी शेप। तो देखो यहाँ से टी शेप बन गया, और टी शेप बन गया तो इसका बॉन्ड एंगल अब यहाँ पर 180 हो जाएगा और इधर 90 हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। तो हमेशा क्या रखना है, वहां पे रखना है जहां पर क्या होगा, जहां पे मिनिमम रिपल्सन होगा, और मिनिमम रिपल्सन कहाँ होता है इक्वेटोरियम पे। तो चलिए यहाँ से लिखा हूँ क्लोरीन, क्लोरीन भी कितना होता है जी, क्लोरीन आपके पास 17, क्लोरीन आपके पास 17, क्या होगा 2 8 7 है ना, और फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना है 9 में 2 7। अब बताओ ऐसा सा फ्लोरीन 3 है तो कितना रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करेंगे 7, यहाँ पर 7 21, 21 7 28, 28 को 8 से भागा दे दोगे, 8 3 24, कितने बचे 4 रिमाइंडर बचा, 4/2 कितना आ गया 1, तो 3 1 4 आ गया। अब 4 आ गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 बॉन्ड पेयर 1 मोन पेयर। अब इसका शेप कैसे बन जाएंगे, टी शेप बन जाएंगे, कैसा बन जाएगा टी शेप बन जाएगा। तो आपको हर शेप हमने दिए है ना। चलो आगे यहाँ पर भी वही कहता है कि मोन पेयर जो प्रेजेंट होगा इक्वेटोरियम पोजीशन होगा, हम बार बार कह रहे हैं इक्वेटोरियम पोजीशन क्या होगा आपका, इक्वेटोरियम पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पर रिपल्सन मिनिमम होते हैं, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, उसके कारण से मोन पेयर रिपल्सन थोड़ा क्या होगा मिनिमाइज होगा, और बॉन्ड और मोन पेयर में रिपल्सन बढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल वहां से भी छोटे हो जाएंगे। अरे ना जी AB5M, 5 बॉन्ड पेयर 1 मोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर 1 मोन पेयर। अब 5 बॉन्ड पेयर 1 मोन पेयर मुझे बनाना है तो ऐसा बना सकते हैं, 5 बॉन्ड पेयर, देखो
अभी हमने पढ़ाया था ना 5 एक 6, 6 गोमा का शेप क्या पढ़ाए थे? ऑक्टाहेड्रम। 6 गोमा का शेप क्या पढ़ाए थे? ऑक्टाहेड्रम। अब एगो हटा के किसके ऊपर क्या रख देना है? मोन पेयर। इसके हटा के क्या रख देना है यहाँ पे? मोन पेयर। यहाँ पे देखो एक मोन पेयर आ गया। अब मोन पेयर के आ गया तो इसका शेप कैसा था? ऑक्टाहेड्रम। अब ऑक्टाहेड्रम से एगो हटा दो तो कैसा बन जाएगा? नीचे तो स्क्वायर बन गया, नीचे क्या बन गया? स्क्वायर। 1 2 3 4, 4 ने मिलकर क्या बना लिया? स्क्वायर। 4 ने मिलकर क्या बना लिया? स्क्वायर। ऊपर से एक पिरामिड आ जाएगा। तो बताओ क्या बन जाएगा इसका? क्या बनेगा? जल्दी बनेगा स्क्वायर पिरामिड, है ना। तो ऑक्टाहेड्रम तो आ गया ज्योमेट्री में। इसका बनेगा क्या? स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड का BrF5। ब्रोमीन कौन सा फैमिली का आता है? हाइड्रोजन फैमिली का आता है। हाइड्रोजन फैमिली का अगर निकालना होगा बच्चों तो ब्रोमीन का बाहर में 7 और इसका भी 7 5 35, 35 7 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो देखो ब्रोमीन का वैलेंस मॉडल कितना होता है? 7। और फ्लोरीन का भी कितना होता है? 7। 7 गुणे 5 35, 35 7 कितना हो जाएगा? 42। 42 को 8 से भागा दे देंगे, 8 25 40, कितना बच गया? 2। 2 को 2 से भागा देंगे, 1 मोन पेयर आ गया। तो 5 बॉन्ड पेयर और 1 मोन पेयर, शेप कैसा बन जाएंगे? स्क्वायर पिरामिड बन जाएगा। तो AB5M हो जाएगा। अब यहाँ से चलो बच्चों, यहाँ से क्या आ गया आपका? AB4M। 4 बॉन्ड 2 मोन पेयर। चलो इससे एक और हटाओ, इसमें कहीं से भी हटा दो बात बराबर पड़ने वाली है क्योंकि सभी बॉन्ड एक जैसे थे, इसमें इक्वेटोरियल एक्सिस सब बराबर था। तो चलो 2 मोन पे रखते हैं। 2 मोन पे रखते बच्चों तो यहाँ से क्या करते हैं? इस टाइप से हम 2 मोन पे रख लेते हैं। यहाँ से हट गया ये। अब यहाँ से 2 मोन पेयर है। 1 मोन पेयर इधर आ गया, 1 मोन पेयर इधर आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? यहाँ से 1 मोन पेयर इधर आ जाएगा। कहीं से भी रखने की कोई दिक्कत मुझे नहीं आएगा। अब यहाँ से क्या करोगे? देखो यहाँ से ऐसा आ जाएगा। शेप तो वही था, कौन सा? स्क्वायर बाय पिरामिडम या ऑक्टाहेड्रम। तो ये तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बनेंगे कि जैसे इसको हटाएंगे, है ना, जैसे इसको हटाएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर पोंगेनर। क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर पोंगेनर बन जाएगा। तो देखो यहाँ से 1 मोन पेयर ऊपर, 1 मोन पेयर नीचे, ऐसा बन गया। अब ये दोनों मोन पेयर को कंसीडर नहीं करना बच्चों। तो जब कंसीडर नहीं करना तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा स्क्वायर। क्या बन गया? मोन पेयर जैसे ही हटाएंगे ये बन गया स्क्वायर। क्या बन गया? ये स्क्वायर, है ना। इस तरीके से रखेंगे 1 2 3 4, क्या बनेगा? स्क्वायर। अब स्क्वायर बनाए तो जानते बॉन्डिंग एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। XeF4 जेनॉन। जेनॉन इज ए इनर्ट गैस। जेनॉन क्या होता है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में बच्चों आपका वैलेंस न्यूट्रॉन कितना होता है? 8। इनर्ट गैस का कितना होता है? 8। और एक फ्लोरीन का तो बार बार बता रहे हैं 7। तो 7 चौक 28, 28 8 कितना हो गया? 28 8 36। 36 को 8 से भागा देंगे, कितना आएगा? 4 बार के कटेगा। कितना मोन पेयर बचा? रिमाइंडर 4। 2 से भागा दे दोगे 2, तो 4 बॉन्ड पेयर 2 मोन पेयर। कैसा शेप आएगा? स्क्वायर पोंगेनर। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएंगे? 90 डिग्री से थोड़ा कम जाएगा। रिजिड ऐसे बन जाते हैं, यहाँ से आ जाते हैं। चलो आगे बढ़ जाओ। चलो अब यहाँ से MCQ है ना। शेप आपको सबने हमने बता दिया, जो पॉसिबल शेप थे वो सारी बात की है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग है ऑक्टाहेड्रन शेप? किसके पास ऑक्टाहेड्रन शेप था? जिसके पास क्या होगा? शेप पूछ रहा है, ज्योमेट्री नहीं। अगर शेप पूछता है तो पहले तो चेक करना कि जिसके पास मोल पेयर नहीं होगा। तो PCM5 SF6, हाँ ना, SF6। अब बताओ ऑक्टाहेड्रन के लिए कितना चाहिए था? 6 चाहिए था। किसके पास 6 आएगा? किसके पास 6 आएगा? निकालो इसको। देखो सल्फर कितना आ गया बच्चों? वैलेंस न्यूट्रॉन 6, है ना। 16 बता 2 8 6 हो जाएगा। फ्लोरीन का 7, 7 चौका 28, 28 6 34, 34 को 8 से भागा दोगे, 8 चौक 32, कितना बचा? 2, 2 बटा 2, 1 आ गया। तो 4 1 5 ही आया ना। 5 आएगा तो तुम्हारे पास कौन सा शेप बताए थे? 5 में बताए थे मेरे पास ट्राइगोनम बाय पिरामिडम। क्या बताए थे? ट्राइगोनम बाय पिरामिडम। समझ में आ गया ये? अच्छा चलो PCM5 फास्फोरस के बारे में कितना होता? 5। 15 होता 2 8 5। क्रोमोडीन कितना हो गया? 7 गुणे 5, 35 5 40, 40 को 8 से भागा दे देंगे, 8 25 40, 5 का 5 बॉन्ड आ गया। फिर से शेप क्या आएगा? ट्राइगोनम बाय पिरामिडम। अच्छा इसका शेप पूछा था ना, तो इसका शेप क्या आ जाएगा आपका? 1 मोन पर आ गया। इसमें अगर 1 मोन पर आ गया तो इसका शेप इसका हो गया ट्राइगोनम बाय पिरामिडम। ट्राइगोनम बाय पिरामिडम आ गया और उसका हो जाएगा सीसॉ। क्या हो जाएगा इसका? सीसॉ। शेप इसका आ जाएगा सीसॉ। SF6 सल्फर के बाद में 6,
फ्लोरीन का 7, 7 छक 42, 42 6 48, 8 से भागा दोगे 8 छक 48, 6 आ गया। दिस इज ऑक्टाहेड्रन। 6 वाला का नाम क्या था? ऑक्टाहेड्रन। ऑक्टाहेड्रन आ जाएंगे। कार्बन का देखना, कार्बन का 4, वैलेंस मोटर कितना था? 4, एक फ्लोरीन का 7, 7 चौक 28, 28 4 32, 32 को 8 से भागा दे दोगे 8 चौक 32, 4 बनना है। दिस इज टेट्राहेड्रन। यहाँ से इस तरीके से आप ज्योमेट्री फाइंड कर सकते हो, शेप फाइंड कर सकते हो। आंसर नंबर सी हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो पहला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नंबर ऑफ मोल पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ Fc इन HCl4। बस मोल पेयर बॉन्ड पेयर पता करा, तो यही पे चेक करूँ, आगे नहीं, ऑप्शन बाद में देख लेंगे। HCl4 हो गया। जेनॉन के बारे में कितने मटन आ गए? 8। फ्लोरीन के बारे में 7, 7 चौका 28, 28 8 कितना हो गया? 36, 36 को 8 से भागा दे देंगे 8 चौक 32, रिमाइंडर कितना बच गया बच्चों? 4, 4 को 2 से भागा दे देंगे 2, तो 4 बॉन्ड पेयर 2 मोल पेयर आ गया। 4 बॉन्ड पेयर और 2 मोल पेयर, 2 और 4 आंसर आ जाएंगे। देखो कहां पर ऑप्शन है? 2 और 4, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसके, 2 और 4। अब इसके पास है रेसिपिएट थ्योरी, मेरिट एंड डिमेरिट। बस 2 मिनट में क्या हो जाएगा? मेरिट डिमेरिट खत्म हो जाएगा। देखो हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया है ना, स्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमेम्बर शेप ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से हम सारे मॉलिक्यूल्स का शेप नहीं बना सकते। हाँ, कुछ कुछ हमने बनाया। कहता है ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इज रिक्वायर्ड टू ड्रा द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ पर क्या कर पाए हैं? ड्रा कर पा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर इन द सेंटर एटम कैन प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये सब मेरिट है। मेरिट क्या है कि हम यहाँ पे क्या करें कि सर मुझे सबसे आसान तरीका है कि हम सभी का जितने भी शेप है सबको याद नहीं कर सकते, तो याद नहीं कर सकते तो हमने बनाना सीख लिया, है ना। हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीखेंगे, बॉन्ड पेयर निकालना सीखेंगे, मोल पेयर निकालना सीखेंगे, आसान हो गया काम। तो बीएससी पीआरटी पढ़ने से फायदा हो गया मुझे। कहता ऑनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत है मुझे, बाकी कोई दुनिया के टेंशन लेना ही नहीं है। यहाँ से आसान से शेप बना लेते हैं हम, है ना, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन से। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर इन द सेंटर एटम कैन प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। आप अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता करोगे, आप आसान से ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करोगे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? इतना कम काम में हमको शेप बनाने सिखा दिया कौन? बीएससी पीआरटी। इससे भी इजी और क्या हो सकता है? तो चलिए डिमेरिट में आ जाते हैं। कहता है टू फ्रेम द एक्सपोनेंट शेप ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सर इसमें नहीं बात कर पाया, इसके हम लोग आगे बीबीटी पढ़ेंगे। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या कहते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है लेकिन फिर भी उसका शेप अलग अलग आ जाता है, तो उसके बारे में ये नहीं बता पा रहा है। According to BSc PRT theory, the shape of the molecule is based on number of valence electron। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस कर रहा है। कहता IF7 या TF7 पे दोनों पे 56 इलेक्ट्रॉन होता है। और प्रेडिक्टेड टू बी पेंटागोनम बाय पिरामिडम। इसको प्रिंट क्या किया गया है? पेंटागोनम बाय पिरामिड। जबकि हार्डन इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन डाटा, एक्स-रे डिफ्लेक्शन डाटा रिवील दैट द इक्वेटोरियम फ्लोरीन एटम हैड नॉट कोऑर्डिनेट। कह रहा है कि हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये दोनों का शेप जो है पेंटागोनम बाय पिरामिडम आता है, ये सही है। लेकिन जब इसको एक्सरे डिफ्रेक्शन किया गया, जो हमने बताया था बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल में, कि किसी भी मॉलिक्यूल का जब शेप प्रेडिक्ट किया जाता है तो एक्सरे डाला जाता है। एक्सरे का रिफ्लेक्शन से क्या करते हैं? हम शेप पता करते हैं। तो लेकिन वहां पर कर रहे हैं तो ऐसा शेप कुछ आ नहीं रहा, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ चलता है, हाँ। तो किसी किसी जगह देखो हर चीजें एक मैट्रिक नहीं होती है, कुछ रिमेट आ ही जाती है। कहता है बीएससी पीआरटी फ्रेम टू एक्सप्लेन शेप ऑफ, ये तो हो गया, है ना। ऐसे भी ऐसे भी फ्रेम टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड। जब हमारे पास क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल डी एलिमेंट, डी एलिमेंट में शेप कुछ अलग अलग आ जाते हैं। अब उस शेप को हम ये पता ही नहीं पाता। सपोज पेंटागोनम बाइपिरामिडम है, बेस पे डिस्टेंस द सेंटर एटम कैन है 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इसके बाद में 7 आ गया, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कितना हो गया? किस तक? इतना संभव नहीं है, हाँ, तो ये बता नहीं पाता है। However, due to the stereochemical inert pair effect, these molecules are found to be regular octahedral because one of the 7 electron pair is stereochemically inactive। स्टेरियोकेमिकल क्या होता है? किसी मॉलिक्यूल्स का 3D ज्योमेट्री, जब 3D ज्योमेट्री बनाया जाता है तो बाहर इलेक्ट्रॉन में 7 पेयर को रखने से एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। लेकिन यहाँ पर बन रहा पेंटागोनम बाइपिरामिडम, जिसे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, जिसके कारण से बीएससी पीआरटी इस चीजों को एक्सप्लेन करने में फेमवर रह गया, है ना, नहीं बता पाया इसको कि कैसे उसको बनाया जाएगा। कहता है इट इज क्या होता है? इट इज बेस्ड नॉट बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। इसमें कहीं पर भी
जो फिजिक्स के अंदर हमने क्वांटम थ्योरी पढ़ा था, ये वेव बनता है ना, उसके जो एनर्जी की बात आती है उससे कुछ भी बात नहीं किया जा रहा। इट डज नॉट हेल्प टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैग्नेटिक बिहेवियर। ये नहीं बता पा रहा कि कौन सा मॉलिक्यूल से मैग्नेट के साथ क्या बिहेव करने वाला, कहाँ पर अट्रैक्ट होने वाला, कहाँ रिपेयर करना। सिंपल से इन्होंने शेप बताया है, कोई कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया इसने। तो जब कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो सिंपल सी बात है, कॉम्पेटिबिलिटी तो आएगी। चलो conceptual question has said in SF4 molecule the lone pair of proton occupy the equatorial position rather than the axial position the overall trigonal bipyramidal arrangement। Why? क्योंकि देखो हमने अभी बताया था कि क्या होता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो रिपल्सन होते हैं कम होते हैं, क्योंकि वहां पर 120 डिग्री की एंगल बनती है, जबकि एक्सियल जो होता है बच्चों वो 90 डिग्री पे बनता है। इसलिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन को कम करने के लिए हम इक्वेटोरियल पोजीशन को चुनते हैं। तो ही नहीं कहा द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन आर लेस, कम करना है इफ इट इज ऑक्युपाई इक्वेटोरियम, अगर इक्वेटोरियम पर होता है। अगर ये कहां पर प्रेजेंट होता है, एक्सियल पर प्रेजेंट होता है, तो वहां पर थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा हो जाता है और स्टेबिलिटी कम जाती है, इसलिए हम वहां पर रखते हैं जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और हम कहाँ रखे हैं, इक्वेटोरियम पे रखे हैं, तो वहां पर रिपल्सन कम होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ BSc थ्योरी प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये आपका होमवर्क रह गया है ना, आप इसको चेक करोगे, ये आपका होमवर्क रह गया। अभी हमने इस पे सारे काम किए हुए थे, आप इसका होमवर्क बना पाओगे, आप कमेंट करोगे किसका कौन सा शेप आ रहा है ना। देखना है आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार देख लोगे। ये आपका होमवर्क है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपका होमवर्क रह जाएगा। चलो बच्चों MCQ आ गया। द शेप ऑफ CnF3 मॉलिक्यूल्स इज, CnF3 का अगर मॉलिक्यूल्स का पता करना हो तो आसान से चेक करना है। तो देखो क्या चेक करोगे, क्लोरीन के बाद में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, क्लोरीन के बाद में 7 हो गया, क्लोरीन के बाद में भी 7 हो गया, तो 7 या 21 हो गया, 21 7 28 हो गया, 28 को 8 से भागा दे दो, 8 या 24 हो गया, 4 को कितना बच गया, 4/2, 3 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 पेयर। तो पहला तो ज्योमेट्री अगर पूछे तो ज्योमेट्री 5 का होता है क्या, ट्राइगोनल बाय पिरामिड। क्या हो जाता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिड। लेकिन जी 2 मोड पेयर आ गया इसका, है ना, तो 2 मोड पेयर आ जाएगा तो टी शेप बन जाएगा। कौन सा शेप बन जाएगा, टी शेप। आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका, तो आसान है ना। तो देख लोगे यहाँ से टी शेप आ गया। आगे की अगर बात करें, मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर ऑन द टाइप। सबसे ज्यादा वन पेयर का असर मैक्सिमम, है ना। क्या होता है, वन पेयर फंक्शन होता है, उसके बाद वन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, सबसे कम बॉन्ड पेयर होता है। ध्यान से आ गया आपका। चलिए आगे की बात करें। आगे में कह रहा द शेप ऑफ IF7 मॉलिक्यूल अभी बनाए थे, पेंटागोनल बाय पिरामिडल्स बनते हैं, है ना। ये देखोगे आसान होगा। Which of the following is correct statement? No one pair is SF4 मॉलिक्यूल नहीं, ऐसे का बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 को बॉन्ड बना रहा है, एक वन पेयर तो रहेगा इसमें। वन पेयर लाइट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, अगर जो भी वन पेयर रहेगा सबको इक्वेटोरियल पे ही रहना है ना। वन पेयर लाइट ऑन एक्सियल पोजीशन, जी नहीं, गलत होगा, है ना। Which of the following is correct statement? पूछा था 2 वन पेयर लाइट ऑन SF4 नहीं, एक ही वन पेयर इसके पास है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। नो वन पेयर गलत हो गया, इसके पास वन पेयर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो ठीक है। चलो यहाँ से आपका क्या होता है, BSc PRT थ्योरी आपका कंप्लीट होता है ना। आप इसे बहुत अच्छे से पढ़े, स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना आ जाएगा, है ना। तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतर टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके आगे लेक्चर नंबर 5 पे हम और भी बेहतर टॉपिक में करके आएंगे। आप कंसेक्यूटिव करते रहें, आपकी तैयारी बेहतर चलेगी। आप मेरे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।